नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल रेमेडिया होम्योपैथी। आज मैं आपको आईबीएस और उसकी कुछ होम्योपैथी दवाओं के बारे में बताऊंगा। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है? आईबीएस एक आम बीमारी है। यह बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन को प्रभावित करती है। इस समस्या से पीड़ित व्यक्ति को पेट में दर्द, मरोड़ होना, सूजन, गैस, कब्ज और डायरिया होना इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आईबीएस के मुख्य लक्षण हैं। यदि लंबे समय तक इस समस्या को अनदेखा किया गया तो यह बीमारी गंभीर हो सकती है। कुछ मामलों में इस बीमारी से पीड़ित लोगों की आंत इंटेस्टाइन भी क्षतिग्रस्त हो सकती है, हालांकि यह बहुत सामान्य नहीं है। शुरुआत में खान पान जीवन शैली में बदलाव कर तनाव कम करके इस बीमारी के लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर का खतरा नहीं होता, लेकिन यह बीमारी दैनिक दिनचर्या को अधिक प्रभावित करती है। एक और जहाँ कुछ रोगियों में लक्षण इतने हल्के फुल्के होते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता, वहीं दूसरी ओर कुछ मरीजों में इससे बहुत सी शारीरिक परेशानियां से गुजरना पड़ता है। यह बीमारी घातक नहीं होती और इलाज द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है। इस बीमारी का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि आंत का कौन सा हिस्सा इससे प्रभावित है और रोगी में इसके लक्षण कितने ज़्यादा या कम नज़र आ रहे हैं। यह परेशानी पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में होती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आईबीएस एक आम विकार है जो बड़ी आंत कोलन को प्रभावित करता है। यह आमतौर पर ऐंठन, पेट में दर्द, सूजन, गैस, दस्त और कब्ज का कारण बनता है। आईबीएस एक दीर्घकालिक अवस्था है जिसकी आपको लंबे समय तक देखभाल करने की आवश्यकता पड़ती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से ग्रसित केवल कुछ लोगों में गंभीर संकेत और लक्षण होते हैं। कुछ लोग आहार, जीवन शैली और तनाव का प्रबंधन व्यवस्थित करके द्वारा लक्षणों को नियंत्रित कर सकते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आईबीएस पाचन तंत्र के कार्य में लंबे समय से बार बार हो रहे परिवर्तन के कारण पैदा होती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कोई रोग नहीं है, बल्कि एक साथ होने वाली कई लक्षणों का समूह है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के स्पष्ट कारण अभी तक नहीं पता चला, लेकिन कई कारण इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। आंतों की सतह पर मांसपेशियों की परतें पंक्तिबद्ध होती हैं जो नियमित लय में फैलती और सिकुड़ती हैं, तथा भोजन को आपके पेट से आंत्र नली के माध्यम से मलाशय में ले जाते हैं, जिससे पाचन क्रिया पूर्ण होती है। यदि आप इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से ग्रसित हैं तो यह संकुचन सामान्य से अधिक तेज और अधिक समय के लिए हो सकता है, जिसमें गैस, सूजन और दस्त हो सकते हैं। इसके विपरीत कमजोर आंतों का संकुचन भोजन मार्ग में धीमा कर देता है और ठोस शुष्क मल बनने का कारण बनता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल तंत्रिका तंत्र की असामान्यताओं के कारण आपके पेट में गैस या कब्ज हो सकता है, जिसके फलस्वरूप आप असामान्य से अधिक परेशानी महसूस कर सकते हैं। मस्तिष्क और आंतों के बीच खराब तालमेल होने के कारण आपका शरीर परिवर्तन की अनावश्यक प्रतिक्रिया कर सकता है, जो आपके पाचन प्रक्रिया को सामान्यतः होते हैं। ये अनावश्यक प्रतिक्रिया दर्द, दस्त या कब्ज उत्पन्न कर सकते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आईबीएस के कई कारण हैं। आंत की मांसपेशियों में संकुचन कॉन्स्ट्रक्शंस हमारी आंत की दीवार मांसपेशियों की परत से मिलकर बनी होती हैं। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन को पाचन तंत्र में भेजने की क्रिया के दौरान मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, लेकिन जब मांसपेशियां सामान्य से अधिक सिकुड़ती हैं तो पेट में गैस बनने लगता है और सूजन आ जाती है, जिसके कारण आंत कमज़ोर हो जाती है और भोजन तंत्र में भेज नहीं पाती। इसके कारण व्यक्ति को डायरिया होने लगता है और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आईबीएस की समस्या हो जाती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए? पहला नंबर, सबसे पहले खुद को व आसपास
वातावरण को साफ सुथरा रखें। दूसरी बात, प्रभावित व्यक्ति की पसंद के अनुसार कमरे का तापमान एडजस्ट कर दें। तीसरी और आखिरी बात, व्यक्तिगत स्वच्छता प्राथमिकता होनी चाहिए। अधिकतर रोगियों में तनाव के समय यह समस्या अधिक रहती है। तनाव होने पर आमतौर पर एड्रेनल ग्रंथि से एड्रेनलिन और कॉर्टिकोसोल नाम का हार्मोनल स्राव होता है। तनाव की वजह से पूरे पाचन तंत्र में जलन होने लगती है, जिससे पाचन नली में सूजन आ जाती है, और इन सब का नतीजा यह होता है कि पोषक तत्वों का शरीर में काम आना कम हो जाता है। महिलाओं में हार्मोनल बदलाव भी इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम के आईबीएस की वजह हो सकता है। कई महिलाओं में यह समस्या माहवारी के दिनों के आसपास बढ़ जाती है, इसीलिए इसका नाम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पड़ा है, क्योंकि ये एक तरह का क्रोध में है, रुद्र है, चिड़चिड़ा है। इसको मालूम ही नहीं है कब पाचन क्रिया को कैसे रखना है। दस्त, गैस, ये इससे तहस नहस मचाया हुआ है। संवेदनशील कोलन या कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण यह समस्या पैदा हो सकती है। कई बार पेट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है। माइल्ड सेलिएक डिजीज में आंतों को नुकसान पहुंचने के कारण इरिटेबल बाउल सिंड्रोम शुरू हो जाते हैं के लक्षण उभरने लगते हैं। आईबीएस के सिम्टम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लक्षण। सिम्टम ऑफ आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि मल के साथ खून आना इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लक्षण नहीं है। मल के साथ खून आना, निकलना, लगातार दर्द होना, बुखार आना, हेमोरॉइड, पाइल्स, बवासीर और अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षण हैं। आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लक्षण निम्न हैं। पहली हेडिंग शुरू होती है दस्त या कब्ज। इस बीमारी में व्यक्ति को दस्त या कब्ज की समस्या होती है, जो कम या ज़्यादा हो सकती है। कई बार दस्त सामान्य और कब्ज कई बार रक्त के साथ होते हैं। हालांकि घरेलू उपचार की मदद से इसे आराम मिल जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद समस्याएं फिर से शुरू हो जाती हैं। यदि रोगी में मल में रक्त आना शुरू हो जाता है तो उसे एनीमिया भी हो सकता है। अगला मूल लक्षण है वजन कम होना। इस बीमारी में वजन कम होना एक बेहद आम बात है, खासकर अगर बीमारी के दौरान दस्त की समस्या हो जाए। शरीर में पानी की कमी समस्या पैदा हो जाती है। भूख में कमी। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या होने पर मरीज को भूख कम लगने लगती है, और कभी कभी तो उसका जी भी मिचलाता रहता है, मछली लगती है। चीज़ें पाई जा रही हैं। पेट में ऐंठन और दर्द इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के
रोगियों में पेट में दर्द, ऐंठन होना सबसे आम बात या आम लक्षण है। हालांकि कभी कभी यह इतना हल्का होता है कि मरीज को पता ही नहीं लगता कि इसका कारण क्या है, और इसका उपचार सामान्य पेट दर्द समझकर ही करता है। बुखार, कभी कभी आईबीएस के मरीज को हल्का या तेज बुखार भी हो जाता है। पेट में कब्ज होना, गंभीर रूप से डायरिया से पीड़ित होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द और मरोड़ होना, भोजन के बाद पेट में मरोड़, अधिक दर्द बढ़ जाना, पेट में गैस बनना और सूजन होना, सामान्य से अधिक पतला या सूखा मल निकलना। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या होने पर इस तरह के लक्षण नजर आते हैं। भले ही इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक घातक बीमारी नहीं है, लेकिन यदि इसे नज़रअंदाज किया जाए तो इससे होने वाली अन्य समस्याएं रोगी की समस्या बन सकती है। यह आंतों की खराब नहीं करता, लेकिन खराब होने का संकेत देने लगता है। वहीं कुछ मरीजों में इन लक्षणों के अलावा जी मचलाना, मल में असामान्य तरल का निकलना जैसे भी लक्षण देखे गए हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के कारण आंतों की सतह पर मांसपेशियों की परतें पंक्तिबद्ध होती हैं, जो नियमित लय में फैलती और सिकुड़ती हैं। भोजन में आपके पेट में आंत नली के माध्यम से मलाशय में ले जाती हैं, जिससे पाचन क्रिया पूरी होती है। यदि आप इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से ग्रसित हैं तो यह संकुचन सामान्य से अधिक तेज या अधिक समय के लिए हो सकता है, जिससे गैस, सूजन और दस्त हो सकते हैं। इसके विपरीत कमजोर आंतों का संकुचन भोजन मार्ग में धीमा कर देता है और ठोस शुष्क मल का कारण बनता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जठराग्नि तंत्रिका तंत्र की असामान्यताओं के कारण आपके पेट में गैस या कब्ज हो सकता है, जिसके फलस्वरूप आप असामान्य से अधिक परेशानी महसूस कर सकते हैं। मस्तिष्क और आंतों के बीच खराब तालमेल होने के कारण आपका शरीर उन परिवर्तनों के प्रति अनावश्यक प्रतिक्रिया कर सकता है जो पाचन क्रिया में सामान्यतः होते हैं। यह अनावश्यक प्रतिक्रिया दर्द, दस्त, कब्ज कर सकती है। यह रोग अलग अलग व्यक्तियों में भिन्न तरीके से सक्रिय होता है। इसके लक्षण को सक्रिय करने वाले कारकों में शामिल है खाद्य पदार्थ। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में खाद्य पदार्थों से एलर्जी भूमिका अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन कई लोगों द्वारा कुछ चीज़ों खाने से उनमें अधिक गंभीर लक्षण हो जाते हैं। एलर्जी उत्पन्न करने वाले खाद्य पदार्थों की एक श्रृंखला की ओर संकेत किया गया है, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं, जैसे चॉकलेट, मसाले, वसा, फल, सेम की फली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, कार्बोनेट पेय पदार्थ और अल्कोहल। अगली चरण में हम तनाव के बारे में बात करेंगे। तनाव, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से ग्रसित अधिकांश लोगों में यह अनुभव कर सकते हैं कि अधिक तनाव के दौरान उनके संकेत और लक्षण निरंतर अधिक गंभीर हो जाते हैं, जैसे कि महीने का अंतिम सप्ताह या नई नौकरी का पहला सप्ताह तनाव के लक्षण के गंभीर रूप बढ़ा सकते हैं, लेकिन उन्हें यह उत्पन्न नहीं करता। उन्हें शुरुआती में मालूम नहीं चलता, ये कारण नहीं होता आईबीएस का उनका, बस बढ़ाता घटाता है। हार्मोन्स, चूँकि महिलाओं में आईबीएस होने की दुगनी संभावना है, इसलिए शोधकर्ताओं का मानना है कि इस स्थिति में हार्मोनल बदलाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई महिलाओं में पाया गया है कि माहवारी के दौरान या उसके आसपास संकेत या लक्षण अधिक
बदतर हो जाते हैं, लक्षणें बढ़ जाती हैं। अन्य बीमारियां, कभी कभी अन्य बीमारियां जैसे संक्रामक दस्त, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या आंतों में बहुत जीवाणु की उपस्थिति, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ का गंभीर प्रकरण एक्यूट एपिसोड्स आईबीएस को सक्रिय कर सकता है। इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम का खतरा कब बढ़ जाता है, एक नज़र डालते हैं। बहुत से लोगों में इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम आईबीएस के संकेत और लक्षण कभी कभी दिखाई देते हैं। आपको आईबीएस होने की अधिक संभावना है यदि आप युवा हैं। आईबीएस 45 के कम उम्र लोगों में उत्पन्न हो सकता है। महिला, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में इसकी स्थिति की संभावना लगभग 2 गुनी होती है। आईबीएस का पारिवारिक इतिहास रहा हो, अध्ययनों से पता चलता है कि जिन लोगों में परिवार में सदस्यों में आईबीएस से ग्रसित हैं उन्हें इस बीमारी का अधिक खतरा हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य समस्या, चिंता, अवसाद, व्यक्तित्व विकार और बचपन में यौन शोषण का शिकार या जोखिम के कारण है। महिलाओं में घरेलू हिंसा भी एक खतरा हो सकता है। आईबीएस जोखिम पर पारिवारिक इतिहास का प्रभाव, जीन और परिवार में परिवेश में साझा किए गए कारकों या दोनों से संबंधित हो सकता है। इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम से बचने के उपाय, इस रोग में पाचन शक्ति मंद रहती है, इसीलिए आप कम खाएं, पाचन तंत्र को प्रभावित तरीके से काम कर पाएगा। रोगी ठीक होने तक भरपेट खाना न खाए, भूख से अधिक कभी न खाए। 3 रोटी की भूख हो तो 2.5 रोटी ही खाए, मतलब हल्का भोजन ले तो बेहतर रहता है। एक समय में आहार केवल एक अनाज या एक दाल या एक सब्जी ही लें। भोजन और चावल दोनों इकट्ठे खाने की आवश्यकता नहीं है। एक आहार में या तो चावल खाइए या फिर रोटी खाइए, जिससे कि पचाने में और पाचन क्रिया को भ्रम न हो पचाने के लिए। जब आप ऐसा करेंगे तो पाचन क्रिया तंत्र पे अधिक दबाव नहीं पड़ेगा। भांति भांति के व्यंजन पचाने के लिए तंत्रिका भांति भांति के एंजाइम बनाने पड़ते हैं, और जब एंजाइम बनाने की कमी रह जाएगी तो आपकी भोजन का सही से नहीं पचा पाएगा। जब नहीं पचा पाएगा तो आपको दस्त का होना, अचानक से कब्ज, गैस स्थिति बनने लगती है। ब्याह शादियों में, अन्य दावतों में इस नियम का पालन करें। चुन लें कि आप कौन सा एक अनाज या दाल या अन्य व्यंजन लेना है, उस हिसाब से आप वहाँ पे भोजन दावतें खाएं, तो आपको गैस की समस्या नहीं आएगी। कितनी बार खाना चाहिए, ये भी सवाल होता है। तो रोगी ठीक होने तक रोजाना 2 से 3 बार आहार ले। ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, रात्रि का भोजन, 2 आहारों के बीच में 4 घंटे का अंतराल रखें, जिससे कि आपको बेहतर महसूस हो। और पाचन क्रिया होने के बाद भोजन जाएगा तो एंजाइम्स अच्छे से बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल रेमेडिया होम्योपैथिका। प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो अपडेट। तो जल्दी करें, सब्सक्राइब करें। इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम का निदान, डायग्नोसिस ऑफ इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। चूँकि आमतौर पर आईबीएस निदान करने के लिए कोई बाहरी लक्षण मौजूद नहीं होते, परीक्षण प्रक्रिया के दौरान शोधकर्ताओं ने आईबीएस में अन्य जठरा विकारों को देखा है। फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के लिए नैदानिक मापदंडों को 2 विकसित किए गए हैं। रोम मानदंड, रोम क्राइटेरिया। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का निदान करने के लिए पहले आप में कुछ संकेत और लक्षण होने चाहिए। पिछले 3 महीनों तक कम से कम हर महीने 3 दिन पेट में दर्द और बेचैनी का रहना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्षण है। ये निम्न में से 2 या अधिक के साथ जुड़े होते हैं। मल के साथ सुधार, मल में बदलती आवृत्ति, मल की स्थिरता में बदलाव, ये चीज़ें रोम क्राइटेरिया में आती हैं, जिससे आपको सुनिश्चित किया जाएगा कि हाँ आपको आईबीएस है कि या नहीं। मैनिंग मापदंड,
मैनिंग क्राइटेरिया, मल त्याग के होने वाले दर्द की राहत, अधूरे मल त्याग, श्लेष्म में युक्त मल या मल में स्थिरता, परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके अधिक लक्षण मौजूद होने पर आईबीएस की संभावना बढ़ जाती है। आपके इन मानदंडों के आधार पर आपका आकलन करेंगे, साथ साथ में ये भी तय करेंगे कि अन्य संकेत लक्षण ग्रसित तो नहीं, जो एक से अधिक स्थितियों का कारण बन सकते हैं। कुछ खतरनाक संकेत लक्षणों को अतिरिक्त परीक्षण की आवश्यकता का सुझाव देते हैं, जैसे उसमें शामिल है कि आपका 50 साल की उम्र के बाद आईबीएस का शुरू होना, लक्षण मिलना, वजन घटना, मलाशय से रक्तस्राव, बुखार, मितलिया, बार बार उल्टी होना, पेट में दर्द, खासकर रात में होता है, दस्त जो लगातार होता है या आपको नींद से जगाते हैं, आयरन की कमी से संबंधित एनीमिया, अतिरिक्त परीक्षणों भी कर सकते हैं। इसके आपके आंतों द्वारा भोजन में पोषक तत्व की अवशोषित करने की क्षमता से अधिक समस्या या संक्रमण की जांच के लिए स्टूल टेस्ट, मल का अध्ययन शामिल है। आपके लक्षण अन्य कारकों को दूर करने के लिए कई परीक्षण किए जा सकते हैं, जो इस तरह से हैं। इमेजिंग परीक्षण में फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, एक्सरे, रेडियोग्राफी, कंप्यूटर टोमोग्राफी, सीटी स्कैन। लैब टेस्ट में जो प्रयोगशाला परीक्षण होता है उसमें लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट, श्वास परीक्षण, रक्त परीक्षण, मल परीक्षण भी किए जाते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को होम्योपैथिक दवाइयाँ, एंटीमोनियम क्रूडम, पेट में खराबी, ऐसे दस्त आने लगते हैं कि पहले ठीक शौच आता है, फिर थोड़ा सा पनीला दस्त आ जाता है, फिर थोड़ी ही देर में बाद दोबारा जाना पड़ता है, तब कुछ और ठोस शौच और साथ में पनीला दस्त आता है। आंत में पेट खाली हो जाता है और मरोड़ लगता है। वृद्धावस्था में प्रायः पेट की खराबी से पतले दस्त और बाद में कब्ज, फिर दस्त, फिर कब्ज, इस प्रकार क्रम एक दूसरे के बाद कब्ज और दस्त आते हैं, तो ये दवा लाभकारी है। अर्जेंटम नाइट्रिकम, इस रोगी को मीठे अत्यंत चाह होती है। उसे मीठे आया कीड़ा समझिए, परंतु मीठा उसे नुकसान पहुंचाता है। वह मीठा की चाहत है, परंतु मीठा उसे नहीं चाहता। मीठा खाने पर उसको दस्त लग जाते हैं। मीठा खाने से उसे पेट में हवा भर जाता है, खट्टी डकारें आने लगती हैं, वह मीठे को पचा नहीं सकता, दस्त आने लगते हैं। मीठे के इस रोग पर इतना प्रभाव है कि माता अगर मिठाई की शौकीन है तो उसके दूध से दूध पीते बच्चे को दस्त आने लगेंगे। आते हैं, शुरू शुरू में जब प्रैक्टिस शुरू किया था तब दूसरे की तरह जो चालू दवाएं हैं दिया जाता है। बच्चों के दस्त आते थे तो उसको मक, आर्सेनिक, कैमोमिला आदि जो खासकर शरीर के दस्त में दिए जाते हैं, परंतु दवा से दस्त बंद नहीं हुए। अंत में मैंने माँ से पूछा उसके, या मीठे के शौकीन तो नहीं? माँ ने कहा नहीं, मैं मीठा नहीं खाती। परंतु उसके पास बैठे उसके पिता बोले, मैं जो तुम्हारे लिए रोज़ 1 किलो मिठाइयाँ लाता वो कौन खा जाता है? असल में बच्चे की माँ कसकर मिठाई खाती थी और उसका असर था कि बच्चे का पेट खराब हो गया और अंत में अर्जेंटम नाइट्रिकम कुछ मात्राएं दी गई और झट से आराम लग गया। अर्जेंटम नाइट्रिकम पेट में हवा होना औषधि के प्रमुख लक्षणों में है। पेट में हवा गड़गड़ाती है जिससे रोगी निकाल नहीं पाता, और अंत में हवा निकलती तो बहुत निकलती है और निकलते समय पड़पड़ाता शब्द होता है। हवा से पेट फूल जाता है, माना फट जाएगा। अब अगली मेडिसिन है एलोशोकोट्रिना। एलोज, भोजन खाने या पानी पीने के तुरंत बाद शौच का वेग धारण न कर पाना, शौचालय क्यों भागना। प्रायः देखा जाता है कि शौचालय पहुंचने से पहले शौच निकल पड़ता है, उसके कपड़े खराब हो जाते हैं, पखाने
के बाद अच्छा अनुभव करता है। खुली हवा में राहत मिलती है, ठंडे में रहना पसंद करता है। अगली मेडिसिन है लाइकोपोडियम। यह औषधि चिड़चिड़ा आंत सिंड्रोम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और खाद्य न पचने योग्य वाले लोगों के लिए अच्छी तरीके से अनुकूल है। खासकर गोभी, प्याज, बीन्स। शाम को बदतर है, आमतौर पर 4 से 8 बजे गैस पास में राहत मिलती है। पाचन तंत्र में भोजन पर्याप्त पोषण प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है, इसीलिए पेट भरा हुआ, फूला हुआ और वजन कम हो सकता है। भूख परिवर्तनशील, चेंजेबल और कुछ कौर होने के बाद अतिपेट हो जाता है, फिर वो कैनाइन हंगर, भुक्कड़ हो जाता है, दबा के खा रहा है खूब भयंकर वाला। वीडियो बड़ी हो रही है, नहीं तो आपको और भी दवाइयों के बारे में बताते हैं, अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेमेडिया होम्योपैथी का। ऐसे ही जुड़े रहिए, तरह तरह की बीमारियों और उनकी दवाइयों के बारे में वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।